नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम का। चर्चा 3 राज्यों की 3 विधानसभा सीटों पर होगी। आज पूरे देश की निगाहें 3 विधानसभा सीटों पर टिकी है। मध्य प्रदेश की दतिया, बिहार की बांकीपुर और गुजरात की मंजलपुर सीटें भले सिर्फ 3 हो, लेकिन इन तीनों उपचुनाव के नतीजों का राजनीतिक असर बहुत बड़ा माना जा रहा, क्योंकि ये सिर्फ विधायक चुनने का चुनाव नहीं है, बल्कि जनता के मूड, राजनीतिक दलों की रणनीति, संगठन की ताकत और नेताओं की विश्वसनीयता का भी बड़ा इम्तिहान है। दतिया में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच सीधी और प्रतिष्ठा की लड़ाई जारी रही। चुनाव प्रचार के दौरान विकास, स्थानीय मुद्दे, संगठन और सामाजिक समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा बने। वहीं बिहार की बांकीपुर सीट पूरे देश की चर्चा का केंद्र है, क्योंकि यहां प्रशांत किशोर की राजनीतिक रणनीति और उनकी पार्टी की ताकत पहली बार इतने बड़े पैमाने पर परखी जा रही। अब सवाल यह भी है कि क्या प्रशांत किशोर खुद को बिहार की राजनीति में तीसरे विकल्प के रूप में स्थापित कर पाए हैं, या फिर राज्य की राजनीति अब भी पारंपरिक दलों के इर्द गिर्द ही घूम रही है। दूसरी तरफ गुजरात की मंजलपुर सीट इसलिए अहम मानी जा रही क्योंकि इसे बीजेपी के मजबूत गढ़ों में गिना जाता है। ऐसे में यहाँ का नतीजा सिर्फ एक सीट का फैसला नहीं होगा, बल्कि ये भी बताएगा कि क्या बीजेपी की संगठनात्मक बढ़त पहले जैसी कायम है, या विपक्ष धीरे धीरे अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत कर रहा है। हालांकि बीजेपी ने यहां पर कामयाबी हासिल जरूर की है। इन तीनों सीटों के नतीजे ऐसे समय में आए जब देश में आने वाले विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसलिए हर राजनीतिक दल इन परिणामों को केवल जीत और हार के आंकड़ों से नहीं देख रहा, बल्कि भविष्य की चुनौती, रणनीति, उम्मीदवारों के चयन, जाति और सामाजिक समीकरणों तथा जनता के बदलते रुझान हो सकते हैं, इनके तौर पर भी ये पढ़ा जा रहा है। तो क्या ये नतीजे सत्ता पक्ष के लिए जनता के भरोसे की नई मोहर साबित होंगे? क्या विपक्ष इसे अपनी वापसी की शुरुआत बताएगा? क्या बांकीपुर का फैसला प्रशांत किशोर की राजनीति का भविष्य तय करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ तीनों विधानसभा सीटों के नतीजे आने वाले बड़े चुनावों की दिशा और दशा तय करने वाले संकेत बनेंगे? इन्हीं बड़े सवालों के साथ शुरू करते हैं आज की जरूरी बहस। आखिर क्या है उपचुनावों के सियासी संकेत, चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। प्रदीप, आपके पास आऊंगी। क्या दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर के नतीजे सिर्फ तीनों सीटों का फैसला, या फिर ये लोकसभा चुनाव के बाद जनता के बदले हुए राजनीतिक मूड का पहला बड़ा जनादेश है, जिसे सभी दल 2027 के विधानसभा चुनावों की दिशा मानकर अपनी रणनीति तय करेंगे? देखिए जया, उपचुनाव के जो नतीजे, फाइनल नतीजे आने हैं, वो निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाले रिजल्ट की ओर उन्होंने इशारा कर दिया है। क्योंकि बिहार की बात करें तो प्रशांत किशोर वो निश्चित तौर पर एक प्रचंड जीत वो हासिल कर रही हैं, और बिहार बीजेपी अध्यक्ष ने उन्हें जीत की अग्रिम शुभकामनाएं दे दी हैं। यानी कहीं ना कहीं बीजेपी अब जो लीड ली है यहाँ पर जबरदस्त प्रशांत किशोर ने, उसको पार पाना बीजेपी उम्मीदवार के लिए संभव नहीं है। और यही वजह है कि प्रशांत किशोर विक्ट्री साइन करते हुए एक बड़ा मैसेज देते हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ अन्य जो राजनीतिक दल के नेता है, प्रशांत किशोर की जीत को बिहार में एक बड़े बदलाव का प्रतीक बता रही हैं। लेकिन उपचुनाव के इस नतीजे के काफी सियासी बड़े गहरे मायने हैं। अगर देखें आप बिहार से, मैं अगर शुरुआत करूं तो ये काफी महत्वपूर्ण प्रचंड जीत के बाद और बिहार में जो बदलाव हुआ, यहाँ पर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाया गया, और उसके बाद ये पहला उपचुनाव, अगर ये बीजेपी सरकार हार रही है, एनडीए सरकार हार रही है, तो निश्चित तौर पर उसका मंथन बड़ा गहरा होगा। और जिस तरीके से बांकीपुर सीट जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन, उनकी ये परंपरागत सीट थी, लेकिन नए सामाजिक समीकरण बनाते हुए प्रशांत किशोर ने इस सीट पर अगर जीत हासिल कर रही हैं वो, तो ये निश्चित तौर पर एक मंथन का समय है। दूसरा, इसमें सियासी समीकरण, जो माई समीकरण जिसका आरजेडी दम भरती थी, वो भी उसमें भी सेंध लगाई है। इसलिए विपक्ष के नजरिए से भी ये जीत कही जाएगी प्रशांत किशोर के व्यक्तिगत, और उन्होंने जो गुना भाग लगाया और जिस तरीके से एक नया समीकरण युवाओं को लेकर भविष्य का एक नारा गढ़ते हुए उन्होंने इस मैदान में यहाँ पर पटकथा लिखी है, तो निश्चित तौर पर जो कि बिहार चुनाव में वो जब चुनाव नहीं लड़े थे, बड़े सवाल थे कि प्रशांत किशोर चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं।
लेकिन अब जब उपचुनाव में वो उतरने का ऐलान करते हैं जी। और सीधे तौर पर एक बड़ी चुनौती देते नजर आए हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उन्होंने छोड़ दिया है इस चुनाव पर, एक बड़ी जीत हासिल करने के साथ ही। जी। दूसरा, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, दतिया सीट और ये उपचुनाव जिस तरीके से कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल था, लेकिन पूरी ताकत लगाने के बावजूद अगर बीजेपी यहाँ पिछड़ रही है, अंतिम तौर पर जो नतीजा पक्ष में जाते हुआ नजर आ रहा है कांग्रेस के, तो जी। निश्चित तौर पर ये क्यों है कि हालात क्यों बने हैं, इसको लेकर अगर देखें नरोत्तम मिश्रा की नाराजगी और जिस तरीके से फिर उनको बनाया गया, लेकिन बात नहीं बन पाई। उसके बाद उस नाराजगी को यहाँ पर क्या पार्टी ने इसको नहीं समझा या फिर उनका टिकट तो काट दिया, लेकिन जिस तरीके से उम्मीदवार को मैदान में उतारा गया बीजेपी की ओर से, ये पूरा गणित ये लगाने की कोशिश थी कि बीजेपी ये चुनाव एक तरफा जीतेगी दतिया का और एक बड़ा मैसेज देगी। लेकिन ये जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे और जो इस चुनावी मुकाबले में एक बड़ा नया समीकरण बनाते हुए घनश्याम जो उतारे गए थे, तो जी। इस एकजुटता के साथ कांग्रेस ये चुनाव लड़ते हुए अपने तमाम गुटबाजी के बावजूद एक बड़ा राजनीतिक मैसेज देने में कामयाब रही है कि अगर मध्य प्रदेश में कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ती है तो बदलाव की बहार बह सकती है। तो दतिया उपचुनाव इसका एक बड़ा उदाहरण बनेगा। माजुलपुर सीट जो कि गुजरात की सीट थी, जी। ऐसे में उसमें कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन उपचुनाव के नजरिए से अगर देखें, जो बिहार और जो मध्य प्रदेश एक नए राजनीतिक समीकरण गढ़ते हुए नजर आ रहे जी। हैं और निश्चित तौर पर ये सत्तारूढ़ बीजेपी से उसको अपने आत्ममंथन करने की नसीहत दे रही हैं। ये नतीजे कहीं ना कहीं बड़े सवाल उठा रही हैं। अब निश्चित तौर पर जो आगे आगे बयान है और जो आत्ममंथन करेगी पार्टी, वो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन जया, ये चुनावी नतीजे कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं बीजेपी के लिए, खासतौर से मध्य प्रदेश और बिहार के नतीजे उनके लिए एक सेटबैक लेकर आए हैं और कहीं ना कहीं वो जरूर इसका मंथन करेंगे। लेकिन अगर इसके दूसरे नजरिए से देखें, तो वो ये है कि ईवीएम पर सवाल उठाता था विपक्ष, अब उन सवालों को ये नतीजे खारिज करेंगे और इसके जी। जरिए बीजेपी ये मैसेज जरूर देगी कि जब नतीजे इनके पक्ष में नहीं होते तब ईवीएम पर सवाल उठाए जाते हैं, और नतीजा जब अब उनके विरोधी के पाले में जा रहा है तब ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं है। ये सवाल जरूर बीजेपी पूछेगी, जैसा कि अन्य नेताओं ने इशारा भी किया है कि जब नतीजे इनके अनुकूल होते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन नतीजे इनके अनुकूल नहीं है तो बिल्कुल। ईवीएम में खराबी है। अब ईवीएम कहाँ है, ये सवाल तो बीजेपी पूछेगी। बिल्कुल, ये सवाल उठना भी लाजमी है क्योंकि जब सत्ता दल जीतता है या फिर बीजेपी जीतती है, तमाम ऐसे सवाल उठते हुए देखे जाते हैं। लेकिन अब अगर विपक्ष, कांग्रेस या अन्य दल के खाते में, उनकी झोली में जीत जारी, तो क्या ये सवाल सत्ता पक्ष और जोर शोर से उठाएगा, ये आगे और देखने वाली बात होगी। बहरहाल ललित, अगर बीजेपी 2 या 3 सीटें जीतती है तो क्या इसे प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की नीतियों पर जनता की मोहर माना जाएगा, या फिर विपक्ष ये कहेगा कि उपचुनावों के नतीजों को राष्ट्रीय जनादेश नहीं माना जा सकता है? तो देखिए, हर पार्टी अपने हिसाब से तो सौरियत से बयान देगी ही, लेकिन इतनी बात साफ है कि जो सीटें हैं, अगर हम सीट बाय सीट आकलन करें तो वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। बांकीपुर सीट के बारे में जहां तक कहा जाए तो ये बीजेपी अध्यक्ष की पारंपरिक सीट है। जी। इस सीट से पहले उनके पिता जीता करते थे और जब उनके पिता की मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये सीट पर चुनाव नित्य नवीन लड़ने लगे और तकरीबन 5 बार के विधायक हैं वो इस सीट से। लेकिन आज जो नतीजे निकलकर सामने आ रहे हैं जया, वो वास्तव में बड़े चौंकाने वाले नतीजे हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। जो बिहार की राजनीति को समझते हैं और जो यहाँ के वोट प्रतिशत को समझते हैं, आप ये देखिए कि पिछली बार वहां पर 2023 में 40% मतदान हुआ था जी। और उस 40% मतदान में नितिन नवीन ने रेखा गुप्ता, जो कि आरजेडी की उम्मीदवार थी, उनको 50,000 से वोटों से हराया था। लेकिन इस बार केवल 4% मतदान कम होता है और बावजूद उसके पता ये चल रहा है कि जो जन स्वराज पार्टी के नेता हैं प्रशांत किशोर, वो अभी तक तकरीबन 14,000 वोटों की लीड लेकर आगे चल रहे हैं। तो क्या वो 4% वोट ने पूरा एक तरीके से बीजेपी का समीकरण बिगाड़ दिया? जी। दूसरा, जो जानकार ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अपना कैंडिडेट चेंज किया, उस कैंडिडेट के चेंज करने ने वहां पर प्रशांत किशोर के फेवर में माहौल बना दिया। कई जानकारों का ये भी कहना है क्योंकि पार्टी ने वहां से पहले अभिषेक कुमार बंटी को टिकट दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो है अपना कैंडिडेट बदल दिया।
उसके बाद वो प्रशांत किशोर के खड़े मुकाबले में खड़े हैं। आरजेडी की रेखा गुप्ता है, वो भी कोई खास करती भी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि प्रशांत किशोर ने बांकीपुर के लोकल इश्यूज को लेकर तेजी से कैंपेन किया और आम आदमी के घर घर तक पहुंचने में वो कामयाब रहे। जबकि भारतीय जनता पार्टी के रोड शो पर नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी का रोड शो, जिसमें खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, वो बहुत ही जबरदस्त हुआ था। और खुद उन्होंने कहा था कि उनको पूरा विश्वास है कि बांकीपुर की जनता हमेशा से ही उनको समर्थन करती रही है और आगे भी उनको समर्थन करती रहेगी। और रही बात इसी तरीके से दतिया सीट पर देखें तो दतिया सीट पर नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने के बाद किस तरीके की नाराजगी सामने आई थी, ये हमने पहले ही देखा था। लेकिन बावजूद उसके अब आशुतोष तिवारी वहां अच्छा करते हुए दिखाई दे रहे कांग्रेस पार्टी के, तो कांग्रेस पार्टी का संगठन वहां पर इस जीत को हासिल करने में वो एक कैंडिडेट और साथ ही संगठन को मजबूती बता रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए जो अभी तक के नतीजे आए हैं, हालांकि अभी अंतिम नतीजे घोषित नहीं हुए हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके की परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचने वाला विषय तो जरूर पैदा हो गया है। बिल्कुल, सोचने वाली बात जरूर है। प्रदीप, बांकीपुर में प्रशांत किशोर की सियासी परीक्षा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही है। बहरहाल अगर यहाँ उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होता, बहरहाल वैसे तो वो आगे ही चल रहा है, काफी अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन क्या उनकी वैकल्पिक राजनीति की विश्वसनीयता पर सवाल उठेंगे? और जिस तरह के अभी रुझान चल रहे, जिस हिसाब से वो आगे चल रहे, तो क्या बिहार की राजनीति में ये नया समीकरण बन सकता है? देखिए, बिल्कुल गया, और जिस तरीके से ये समीकरण बना है, इसकी जो पटकथा थी वो लगातार लिखने की कोशिश में जुटे हुए थे प्रशांत किशोर, लेकिन विधानसभा चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिली। और इसकी बड़ी वजह ये मानी गई कि वो चुनाव उन्होंने नहीं लड़ा, इसलिए शायद चूंकि वो चुनाव मैदान में नहीं उतरे, इसलिए ये भरोसा, ये मैसेज देने में वो कामयाब नहीं रहे कि वो इस लड़ाई में अपने आप को सब कुछ झोंकने के लिए तैयार हैं, या फिर चुनाव के मैदान में वो हारने या जीतने से नहीं डरते। इसका एक बड़ा गलत मैसेज गया था चुनावी टाइमिंग के दौरान। लेकिन उपचुनाव में जैसे ही प्रशांत किशोर ने इस उपचुनाव में चुनाव लड़ने का ऐलान किया, तमाम समीकरण बदल गए। दूसरा जो हम यहाँ देख रहे हैं कि जिस तरीके से ये उपचुनाव का मुकाबला रहा, इस दौरान हमने देखा है कि जंतर मंतर का आंदोलन हो, जैन जी के लड़ाई की बात हो, और जो माहौल बना था वो सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, और जिस तरीके से उनके मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, तो ये बात भी नकारी नहीं जा सकती कि युवाओं पर एक बढ़त बनाने की कोशिश जो विपक्षी दल करने में जुटे हुए थे, वो मैसेज दे रहे थे। तो शायद ये नाराजगी रही हो कि वहां पर युवा मतदाता या जो समीकरण बना वो वहां पर सत्तारूढ़ सरकार से नाराज रहा, और शायद यही वजह कि ये उनके पक्ष में नहीं गया नतीजा, इसका भी आकलन किया जा रहा है। दूसरा, अगर देखें तो इस बिहार के नतीजे की बात करें, बांकीपुर के जो कि अंतिम नतीजा आना बाकी है, लेकिन जो जबरदस्त लीड हासिल की है, उसके बाद बीजेपी को लग रहा है कि अब तो ये बाजी हाथ से फिसल चुकी है, और इसलिए वो बधाई भी दे रहे हैं प्रशांत किशोर को, जो विक्ट्री साइन कर रहे हैं या जीत का परचम लहराने का दावा कर रहे हैं। दूसरी तरफ दतिया सीट से अब देख रहे हैं कि जो घनश्याम, जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार, वो लगभग जीत के करीब हैं, औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन ये समीकरण कहीं ना कहीं बड़ा बदलाव लाएगा। दूसरी तरफ विरोधी राजनीति बिहार में, क्या प्रशांत किशोर की एंट्री यहाँ पर विपक्षी खेमे में एक नया समीकरण पैदा करेगी, वैकल्पिक राजनीति को एक नई दिशा देगी, वो उस ओर शायद बढ़ रहे हैं। क्योंकि अगर देखें तो अभी तक एक तरफ जो विकल्प की बात है बीजेपी के खिलाफ, वहां पर विकल्प विपक्ष की बात होती है, लेकिन विपक्ष में कौन आरजेडी या उसके फिर कुशासन की बात होती है, जंगल राज की बात होती है, ये आरोप लगते हैं। कांग्रेस ने ये को इसमें इसलिए सफलता नहीं मिलती क्योंकि वो उनके स्वाभाविक सहयोगी माने जाते हैं, और इसलिए दबाव रहा है उनके ऊपर कि वो अलग होकर चुनाव लड़े। अब प्रशांत किशोर ये रणनीति भाप चुके हैं कि वो वैकल्पिक राजनीति दे रही हैं बिहार में, और इसी को लेकर वो युवाओं के बीच गए और उनको मंत्र दिया कि ठीक है, आपने इतने साल इनको राज करने दिया, इतने साल इनको करने दिया, लेकिन अब आगे क्या, युवाओं के लिए क्या होगा, क्या बदलाव होंगे, वो अपना विजन पेश कर रहे हैं। और चुनावी रणनीतिकार रहे हैं प्रशांत किशोर, लिहाजा वो हर बारीक नब्ज को पहचानते हैं, समझते हैं, और इसी के मुताबिक उन्होंने जमीन पर ये लड़ाई लड़ी है, जिसका फायदा उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो सीधे तौर पर कहें तो बिहार के ये नतीजे प्रशांत किशोर के पक्ष में जाना और वैकल्पिक राजनीति का एक नया विकल्प देना बिहार के लिए एक दूरगामी राजनीतिक सोच
वो लेकर आए हैं। दूसरा, अगर दतिया की बात जी। करें तो देखिए, ये बीजेपी के लिए एक सबक है कि वो अंदरूनी लड़ाई को थाम नहीं पाए, और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक खुद बूथ पर भी, उनका उम्मीदवार नरोत्तम मिश्रा के बूथ पर भी वो नहीं जीत पाया, हासिल कर पाया, अपेक्षित वोट नहीं ले पाया है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये अपने आप में चौंकाता है कि उनके समर्थकों में कितनी मायूसी, कितनी नाराजगी थी, जिसको शायद बीजेपी भाप नहीं पाई, दूर नहीं कर पाई। और जिस तरीके से ये चुनावी मुकाबले में एकजुट होकर बीजेपी लड़ते हुए नजर आनी चाहिए थी, वो ऐसा नहीं हो पाया। अब उपचुनाव का गणित होता है। देखिए, उपचुनाव विपक्ष के पाले में गया है, और अब ये कोशिश होगी सत्ता पक्ष की दिखाने की कि इस उपचुनाव में अलग समीकरण रहे हैं, वो जनादेश का सम्मान करते हैं। लेकिन अब गुटबाजी को लेकर बड़े सवाल जो उठते रहे हैं कांग्रेस के अंदर, दतिया की ये चुनावी जीत उसमें एक नया जोश भरेगी, ये कहा जा रहा है। दूसरी तरफ अगर देखें तो तीसरी सीट थी गुजरात की माजुलपुर सीट, उस पर बीजेपी उम्मीदवार की जीत हो गई है, वो पहले से ही तय माना जा रहा था। नजरें सबसे ज्यादा थी बिहार और दतिया के उपचुनाव पर, यानी मध्य प्रदेश के। और यहाँ पर अप्रत्याशित नतीजे जो हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका माने जा रहे हैं। आत्ममंथन वो जरूर करेंगे, निश्चित तौर पर आगे निगाहें रहेंगी, लेकिन एक बड़ा उलटफेर यहाँ पर देखने को मिला है। अब बिल्कुल कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि अब जो 2 सीटों के नतीजे आधिकारिक तौर पर आएंगे, सामने मोहर लगेगी, तो वो झटका साबित हो सकते हैं। बहरहाल अभी रुझानों पर लगातार नजर बनी हुई है। ललित, जो मंजलपुर सीट का परिणाम सामने आया है, और ये परिणाम क्या ये बता रहा है कि गुजरात में बीजेपी का संगठन मॉडल अभी भी उतना ही मजबूत है, और विपक्ष जिस तरह से अपनी जमीन मजबूत करने के लिए धीरे धीरे अपनी रणनीति बनाने की कोशिश कर रहा था, वो उसमें सफल नहीं हो पाया? बिल्कुल, देखिए, उपचुनाव के जो नतीजे होते हैं सामान्य तौर पर सत्ता पक्ष के फेवर में ही जाते हैं, लेकिन यहाँ पर गुजरात को छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश और बिहार 2 जगहों पर फिलहाल विपक्ष में जाते हुए नतीजे जो है वो दिखाई दे रहे हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में भी ये चुनाव पहली बार हो रहा है। तो बांकीपुर का चुनाव जो है, पिछला जो चुनाव हुआ था बांकीपुर का, जहां से नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे, उस वोट में आप ये मानकर चलिए कि उस वक्त नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, और इस वक्त बिहार में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं। तो यानी कि एक तरीके से मुख्यमंत्री के चेहरे का भी ये आकलन है कि सम्राट चौधरी किस तरीके का कामकाज वहां पर कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि क्या बांकीपुर के ब्राह्मण वोटरों ने इस बार प्रशांत किशोर को चुना है, वो वहां पर एक निर्णायक भूमिका में है। और ब्राह्मण वोटरों को लेकर हमेशा ही कहा जाता है कि उन्होंने अपने आप में भारतीय जनता पार्टी को ही हमेशा वोट किया है, और वो जीतते रहे हैं। तीसरी बात, माफ कीजिए, तीसरी बात सबसे ज्यादा यह है कि इस वक्त देश में जो राजनीतिक माहौल गर्म है, एक राम मंदिर चोरी का मामला है, एक सीजेपी का आंदोलन है। इन दोनों मुद्दों के आने के बाद ये देश भर में कहीं पर भी होने वाला पहला इलेक्शन है। तो क्या इन नतीजों को इस मुद्दों से जोड़कर देखा जाना चाहिए? ये भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर ये नतीजे जैसे अभी रुझान आ रहे हैं उसी में तब्दील हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर राजनीति के जानकार इस पूरे मसले को कहीं ना कहीं इन दोनों मुद्दों से लिंक करके देखेंगे। क्या युवाओं का मन भारतीय जनता पार्टी से भटक रहा है? क्या बांकीपुर में जो वैकल्पिक राजनीतिक दल को मौका मिला है एक पूरे मैंडेट की सरकार होने के बावजूद, क्या ये कहीं ना कहीं बीजेपी अपनी बात को वोटरों तक नहीं पहुंचा पाई, इसलिए हो पा रहा है? आखिर वजह क्या रही है? भारतीय जनता पार्टी को तो ये टटोलना ही पड़ेगा, लेकिन अभी भी बीजेपी और जेडीयू के नेता ये कह रहे हैं कि 31 राउंड की वोटिंग होनी है। अभी तो केवल 21 से 22 राउंड की काउंटिंग हुई है, और जब 31 राउंड की काउंटिंग पूरी हो जाएगी तो उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। तो कुल मिलाकर अब नतीजे क्या होंगे ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन इतनी बात साफ है कि बांकीपुर का और दतिया का चुनाव अगर भारतीय जनता पार्टी हारती है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल खड़े होंगे, और हार के कारणों का ठीक से विश्लेषण किया जाना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। प्रदीप, यहाँ पर तीनों सीटों का अगर जिक्र करें तो तीनों सीटों को लेकर जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान जो स्थानीय मुद्दे रहे, बेरोजगारी, विकास, कानून व्यवस्था और जाति समीकरण प्रमुख रहे, ऐसे में क्या मतदाताओं ने राष्ट्रीय राजनीति से ज्यादा स्थानीय प्रदर्शन को वोट दिया है?
देखिए जया, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और अगर हम देखें इसका आकलन करें तो ये जी निकल कर आता है कि जो स्थानीय मुद्दे थे और खास तौर से जिस तरीके से जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर देखने को मिला है, उसी के चलते ये अप्रत्याशित नतीजे जो आ रही हैं या दिखाई दे रही हैं, नतीजों में जब तब्दील होंगे तो जी इसकी पड़ताल होगी। लेकिन इस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये आकलन बिल्कुल अलग तरह का है और इस समीकरण को साधते हुए नजर आ रही है विरोधी दल। खासतौर से अगर बिहार की बात करें, बांकीपुर सीट की, तो ये अपनी सीट अपनी झोली में मानकर बीजेपी चल रही थी और जिस तरीके से चुनावी कैंपेन के दौरान राष्ट्रीय मुद्दे छाए हुए थे, लेकिन जी स्थानीय मुद्दों को ज्यादा तवज्जो दी गई। युवाओं ने अपने मुद्दों को तवज्जो दी। जी प्रशांत किशोर लगातार स्थानीय मुद्दों पर फोकस कर रहे थे। बिल्कुल युवाओं के लिए बदलाव के बाद क्या हासिल होगा, इस पर फोकस कर रहे थे। जी दतिया में भी हम देख रहे हैं कि गुटबाजी में उलझी हुई कांग्रेस इस चुनावी मुकाबले में अगर अच्छा प्रदर्शन कर रही है तो निश्चित तौर पर उसके लिए एक बड़ी संजीवनी बन सकती है। ऐसे वक्त जब वो मध्य प्रदेश में गुटबाजी से जूझ रही थी, बड़े सवाल थे और इन जी सवालों से जूझने के बावजूद दतिया में वो अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही है। चौंकाने वाला यह प्रदर्शन कहा जा रहा है। जी तो ये दोनों सीटों जो है काफी महत्वपूर्ण बीजेपी के लिए थी जी और बांकीपुर सीट तो प्रतिष्ठा की सीट इसलिए भी क्योंकि बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन के केंद्र की राजनीति में आने के बाद, राज्यसभा सांसद बनने के बाद, जी बीजेपी अध्यक्ष बनने के बाद इस सीट पर चुनाव हो रहा था। ये चुनाव जीतना तो हर हालत में बीजेपी पूरी जान लगाई हुई थी, लेकिन जो अपेक्षित परिणाम यहाँ पर नहीं दिखे हैं, बिल्कुल इसके लिए निश्चित तौर पर अब मंथन जरूर होगा। जी चुनावी समीकरण कहाँ गड़बड़ाए हैं इसकी पड़ताल पार्टी जरूर बिल्कुल करेगी। लेकिन इसी के साथ, इशार के साथ बीजेपी के लिए आप ये कह सकते हैं राहत की बात यह है कि अब विरोधी ईवीएम पर जो सवाल उठाते थे वो इन नतीजों के बाद क्या सवाल उठाएंगे, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल बीजेपी को कहने का मौका मिला है कि जी वो नतीजे निष्पक्ष रहते हैं और जी इसमें कोई दखल नहीं होता है। जी जो मुद्दा विपक्ष बनाता है अब वो उसको आईना दिखाने की कोशिश बिल्कुल बीजेपी बिल्कुल जरूर प्रदीप, बिल्कुल एक छोटा सा जवाब ललित आपसे लेंगे, बहुत छोटा सा। क्या दतिया, बांकीपुर और मंजलपुर के जो नतीजे केवल तीनों विधायकों का चुनाव तय करेंगे या फिर आने वाले महीनों में देश की राजनीति, विपक्ष की एकजुटता, बीजेपी की रणनीति और चुनावी विमर्श की नई दिशा भी तय करेंगे? देखिए, नई दिशा तो नहीं तय करेंगे, इतनी बात तो साफ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बाकी चुनाव को पूरी संगठनात्मक तैयारी से लड़ती जी है। लेकिन इस चुनाव को भी लड़ा गया था भारतीय जनता पार्टी में, लेकिन हार के क्या कारण रहे ये तो देखना होगा बिल्कुल अगर पार्टी वहां पे हारती है तो। लेकिन इतनी बात साफ है कि इसका इम्पैक्ट विपक्षी पार्टियों के कैडर पे जरूर जाएगा। जी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी तो एक लेवल पर अगर देखा जाए, जब राज्य का चुनाव होती है तो बड़ी व्यापक स्तर की होती जी है। जो कांग्रेस है उसके मनोबल पर इसका असर जरूर जाएगा। बिल्कुल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। तो 3 सीटें 3 राज्य, लेकिन संदेश पूरे देश के लिए। दतिया ने क्या कहा, बांकीपुर ने किस पर भरोसा जताया और मंजलपुर ने किसकी रणनीति सही ठहराई है, इन सवालों के जवाब अब सिर्फ विधानसभा तक सीमित नहीं रहेंगे। राजनीतिक दल इन नतीजों को अपने अगले चुनावी रोड मैप की बुनियाद भी बनाएंगे। अब देखना यह होगा कि उपचुनाव सिर्फ आंकड़ों की कहानी बनकर रह जाते हैं या फिर आने वाले बड़े चुनावों की नई पटकथा लिखते हैं। इसी सवाल के साथ आज की जरूरी बहस में बस इतना ही। आप देखते रहिए टोटल टीवी। नमस्कार।